नाज़रीन आदाब, आईने हिंद से मुताल्लिक़ खुसूसी प्रोग्राम इंसाफ का दरवाज़ा में आपका तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। मैं आपका मेज़बान अतहर सईद। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है FIR यानी बराए तहक़ीक़ात। नाज़रीन, हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी निज़ाम वाला मुल्क है। इसका अपना कानून है, अपना आइन है और उसके तहत बहुत सारे तरीक़े मुक़र्रर किए गए हैं। उसमें FIR यानी फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी किसी भी जुर्म के सरज़द होने की पहली इत्तला किसी करीबी पुलिस स्टेशन में पहुँचाने को FIR कहा जाता है। नाज़रीन, FIR दर्ज होने के बाद पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है कि मामले की तहक़ीक़ात करे, मामले की जड़ तक पहुँचे, बुनियाद तक पहुँचे, नतीजे तक पहुँचे। नाज़रीन, इंसाफ का दरवाज़ा में FIR से मुताल्लिक़ आज के शुमारे में आपको बहुत सारी मालूमात मिलने वाली है। FIR यानी किसी भी जुर्म की पुलिस थाना में दर्ज कराई जाने वाली पहली रिपोर्ट या शिकायत। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CRPC की दफ़ा 154 में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने और इस FIR पर पुलिस की जांच करने के तरीक़ेकार को बताया गया है। ये दफ़ा कहती है कि पुलिस किसी भी संगीन जुर्म की इत्तला पर FIR दर्ज करेगी और मामले की जांच करेगी। पुलिस को जुर्म की इत्तला तहरीरी तौर पर या ज़बानी तौर पर दी जा सकती है। पुलिस इस इत्तला की बुनियाद पर FIR दर्ज करेगी और FIR दर्ज कराने वाले को FIR की नकल मुफ्त देगी। संगीन जुर्म वो जुर्म होते हैं जिसमें पुलिस इत्तला मिलने पर खुद जांच शुरू कर सकती है, जैसे कत्ल और कातिलाना हमला वगैरह। हालांकि कई बार पुलिस दर्ज शिकायत की इब्तिदाई जांच करती है। जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई होती है उसे तलब करके पूछगछ करती है। इब्तिदाई जांच में शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस FIR दर्ज करती है। कत्ल जैसे हसास मामलों में ऐसा नहीं होता। पुलिस कत्ल की इत्तला पर FIR दर्ज करती है। कम शिद्दत वाले जराइम की इत्तला पर पुलिस FIR दर्ज करने के लिए पाबंद नहीं है। ऐसे कम हसास जराइम में कोर्ट के हुक्म पर ही पुलिस FIR दर्ज करती है। अगर पुलिस शिकायत पर FIR दर्ज नहीं करती है तो मजलूम दफ़ा 3/154 CRPC SP को दरखास्त दे सकता है। अगर इसके बावजूद भी FIR दर्ज नहीं होती तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दफ़ा 3/156 CRPC के तहत अर्जी दाखिल करके पुलिस FIR दर्ज करने का हुक्म तलब किया जाता है। मजिस्ट्रेट दाखिल की गई क्रिमिनल कमीशन यानी अर्जी की जांच करने के बाद अगर ठीक पाता है तो पुलिस को मामले की जांच करने का हुक्म दे सकता है। कोर्ट के हुक्म पर पुलिस को FIR दर्ज करनी ही होगी। FIR की क्या अहमियत है, कितनी इफ़ादियत है, कब उसको दर्ज कराया जा सकता है, वक्त की उसमें कितनी अहमियत है, वक्त के दायरे में रहकर कब उस पर एक्शन लिया जा सकता है। आइए इसी पर बहुत ही तफसील से मालूमात हासिल करते हैं। अपने रिपोर्टर मुमताज़ आलम रिजवी की बातचीत हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि वो कर रहे हैं माहिर कानून जनाब साजिद खान एडवोकेट से। FIR जैसे अहम मौजू पर हमारा ये प्रोग्राम जारी है। साजिद साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि FIR कब दर्ज की जाती है और इसके क्या कवानीन हैं? FIR की बात आपने की है तो FIR का तरीका एक तो ये है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर रिपोर्ट किया जाता है पुलिस को तो उसको फ़ौरन पुलिस को FIR दर्ज करनी चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, जिसमें बेल नहीं होती है, उसमें पुलिस को करनी है।
या पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आती है किसी भी तरह की कि कोग्निजेबल ऑफेंस ऐसा हो गया है, मर्डर हो गया है या कुछ और हो गया है, रेप हो गया है, ये है, इसकी तरह की वारदातें जो सीरियस से संगीन वारदातें हैं, उसमें फ़ौरन पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। और अगर वो नहीं करती है तो उसके लिए कानूनी चारा जो ये है कि 156(3) में सीआरपीसी के तहत एक जो कंसर्न मजिस्ट्रेट होता है उसकी एप्लीकेशन दी जाती है। उस एप्लीकेशन के ऊपर फ़ौरन वो उसको समझ के देख करके कि क्या उसमें वजूहत दी गई हैं, रीज़न दिए गए हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट कंसर्न पुलिस ऑफिसर को बुला करके या डायरेक्शन दे सकता है कि इसमें मुकदमा दर्ज करके और रिपोर्ट पेश करें, क्या कार्रवाई शुरू की। ये तरीका एफआईआर दर्ज करने का है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की क्या जिम्मेदारी आयद होती है और पुलिस इस पर किस तरीके से कार्रवाई करती है? पुलिस की जिम्मेदारी फ़ौरन ये हो जाती है कि उसकी तफ्तीश में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगाया जाता है वो फ़ौरन अपनी टीम लेकर के शुरू हो जाए और देखे। सबसे पहला काम उसके अंदर ये होता है कि उसके अंदर जो मुलजिम हैं, जिनके नाम हैं, उनको अरेस्ट किया जाए। जिनके नाम नहीं हैं, किसी तरह से वो शामिल हैं, उनको भी गिरफ़्तार किया जाए। तो जब गिरफ़्तारी का मकसद ये होता है कि वो फर्दर किसी और कार्रवाई से बच सके, कुछ और वारदात को अंजाम न दे सके, या जो सबूत हैं उनको मिटा ना सके, या जो इस तरह के जो उसके अंदर मुलव्विस हैं लोग या कागजात या कोई भी इस तरह की चीज़, उनको सबूतों को नष्ट न कर सके, बर्बाद न कर सके। ये मकसद होता है ताकि फ़ौरन कार्रवाई शुरू हो सके। साजिद साहब, अक्सर ये देखा जाता है कि पुलिस एफआईआर न दर्ज करके एक बहुत छोटे से मामूली से पर्चे में सिर्फ मोहर लगा करके वो लोगों को पकड़ा देती है, तो क्या उसकी कोई कानूनी हैसियत है या बस यूं ही? हाँ, देखिए ये है कि जैसा आपने कहा कि एक छोटा सा पर्चा या तो पुलिस बना के दे देती है, या जो ले करके जाता है आदमी एक लिख करके, पुलिस अक्सर ये कहती है जब ये देखती है किसी तरह का प्रेशर नहीं है, कि मीडिया इन्वॉल्व नहीं है या कोई लोकल लोग इन्वॉल्व नहीं है, तो पुलिस ये कोशिश करती है कि इसको रफ़ा दफ़ा कर दिया जाए। उस रफ़ा दफ़ा में वो कहते हैं आप हमें लिख करके दीजिए, तो जो लिख करके दिया उसी पे उन्होंने थाने की मोहर लगा दी और उनको दे दिया, तो वो एफआईआर नहीं मानी जाती है। वो तो एक सिर्फ इन्फॉर्मेटरी मेज़र है, इन्फॉर्मेशन है। उसके ऊपर ना तो पुलिस को कार्रवाई पाबंद है कि कोई कार्रवाई करे, जैसा कि एफआईआर में है, नहीं करती है। वो फाइल पड़ी रहती है, एक पेज होता है, उसके ऊपर बाद में वो लिख के लगा देते हैं कि ये झूठा पाया गया या इसमें कुछ नहीं मिला, तो वो बंद हो जाती है। पुलिस की जिम्मेदारी जो एफआईआर दर्ज होने के बाद होती है वो नहीं बनती है। साजिद साहब, अक्सर ये होता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से बचती है। आजकल अक्सर ये होता है कि 100 नंबर पर कॉल कर देते हैं और ये कहा जाता है कि जब हम 100 नंबर पर कॉल करते हैं पुलिस को, तो वो मामला एक तरीके से दर्ज हो जाता है और पुलिस 30 मिनट में जो फ़ोन करता है वहाँ पहुँचती है और पूरे मामले को नोट करती है। ये क्या चीज़ है, इसको किस तरीके से आप बताएं? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो लोगों को जानकारी भी पहुंचनी चाहिए। और वो ये है कि जैसे ही 100 नंबर को आप करेंगे तो 100 नंबर को इसलिए किया जाता है कि आपकी उस वारदात की देर ना हो सके। आपने अगर 100 नंबर को फ़ोन कर दिया तो इट मीन्स कि आपका जो एक वारदात है उसका टाइम रिकॉर्ड हो गया कि इस वक्त ये हुआ है। जो आप जाकर के थाने में मज़ीद उनसे हुज्जत करेंगे, उनको बताएंगे, समझाएंगे, कभी थानेदार नहीं है, कभी अफसर नहीं है, कभी वो साहब चाय पीने गए हैं, तो टाइम निकल गया, टाइम की लायबिलिटी और वो डिले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उस चीज़ों में उस डिले को कंडोन करने के लिए 100 नंबर को फ़ोन करने का मकसद ये है कि उसका टाइम रिकॉर्ड होना शुरू हो गया कि मैंने तो अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। ये पुलिस की जिम्मेदारी थी कि 100 नंबर वाले उनको अप्रोच करके और इसको काम को करवाते। तो इस लिहाज से 100 नंबर की ये कॉल ज़रूरी है और वो सारे उसकी जो है रिकॉर्डिंग होती रहती है। वो रिकॉर्डिंग कभी भी निकलवाई जा सकती है और वो कोर्ट में काम आती है। अक्सर होता है कि एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, लोग परेशान होते हैं, तो एफआईआर दर्ज न करने के पीछे क्या मकसद होता है और न दर्ज होना कितना ख़तरनाक है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो नॉर्मली लोगों को मालूम नहीं होता है। एफआईआर दर्ज करने से पहले अगर नहीं की है और उन्होंने सिर्फ पर्चा दे दिया है, या आप कोर्ट में जाकर के अपनी एक मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, तो उसमें लायबिलिटी कंप्लेनेंट की आती है कि गवाहों को ला करके और उसको कोर्ट को सेटिस्फाई करे। जब कोर्ट सेटिस्फाई होगा तब वो उनके एफआईआर दर्ज करने की डायरेक्शन भी देंगे, अरेस्ट करने की डायरेक्शन भी देंगे। तो एक जो लंबा आपका साल का, 6 महीने का, 2 साल का जो वक्फा है वो आपका इसमें निकल जाएगा। लेकिन एफआईआर होने के फ़ौरन बाद ये स्टेट केस हो जाता है और सारी जिम्मेदारी स्टेट की यानी पुलिस की हो जाती है कि वो मुलजिमों को भी पकड़े, तफ्तीश भी करे, सारा काम करे और कोर्ट को बताए। जो कंप्लेनेंट है वो घर बैठा रहे, जब ज़रूरत पड़े तब पुलिस बुला लेगी उसको,
पूछने के लिए, कुछ इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन सारा काम पुलिस को करना है। लेकिन जब एफआईआर नहीं है तो एक मुकदमा दर्ज कराने के लिए सारा काम कंप्लेनेंट को करना है, उस इंडिविजुअल को करना है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। कई बार ये होता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, तो क्या कोई ऐसा कानून है कि हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं और फिर अदालत प्रेशर डाले पुलिस पर कि एफआईआर, ये क्या चीज़ है? ये वही है जो मैंने अभी बताया था आपको कि जो 156(3) सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 156(3) है, उसके अंदर ये दिया गया है कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का मवाद पेश किया जाता है किसी मजिस्ट्रेट को, एप्लीकेशन लगाई जाती है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि फ़ौरन उसको देख करके, उसको समझ करके और पुलिस को डायरेक्शन दे कि इसमें एफआईआर दर्ज करो, देन इन्वेस्टिगेशन। ये इशू आपने बड़ा अच्छा उठाया, इसलिए कि देखिए ये बहुत बारीकी का सवाल है, और बारीकी का यूँ है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बहुत डिस्कशन चले हैं लंबे लंबे इस बात के ऊपर कि पहले एफआईआर दर्ज करें, इन्वेस्टिगेशन बाद में करें, या इन्वेस्टिगेशन पहले करें, उस चीज़ को समझने के लिए कि वो जो वारदात हुई है सही है गलत है। तो पुलिस ये चाहती थी कि हम पहले इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद एफआईआर दर्ज करें, ताकि जैसा मालूम हो, जैसा हमारे फेवर की बात आए या जो प्रेशर आए, उसको हम उसमें ढाल दें। तो सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में आया था हरियाणा, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल केस, उस नाम से, उसके अंदर तय किया हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कि नहीं, पुलिस हैज़ नो ऑप्शन बट टू रजिस्टर एन एफआईआर फर्स्ट देन इन्वेस्टिगेट। ये रूलिंग आ चुकी है, क्योंकि फिर उसमें डिले होने के चांसेस होते हैं। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है पहले, एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो वो किस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, फिर जो कानूनी चारा जोई है उसके अंदर के उसको एक एक वो लफ्ज़ को, एक एक आने जाने को अपने उसमें एंट्री में, डीडी एंट्री में दर्ज करना है, वो नहीं करेगी इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन एफआईआर पहले अगर दर्ज हो गई तो एक एक चीज़ को, एक एक गवाह को, एक एक बयान को उसके अंदर दर्ज करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो सारे सेफगार्ड उसमें मिल जाते हैं। इसलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कह चुका है कि पुलिस हैज़ नो ऑप्शन बट टू रजिस्टर एन एफआईआर फर्स्ट इफ़ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इज़ रिपोर्टेड टू द पुलिस। कई बार ऐसा होता है कि गलत एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, तो अगर बाद में ये पता चल जाए कि गलत थी, तो फिर पुलिस क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करती है जो एफआईआर दर्ज कराता है? हाँ, पुलिस में ये भी देखिए कानून के अंदर दिया हुआ है कि अगर कोई किसी तरीके से गलत एफआईआर हुई है, कर दी है, वैसे तो नॉर्मली जो सही में भी लोग नहीं कर पाते और पुलिस आसानी से नहीं करती है, लेकिन अगर गलत हो गई है किसी वजह से, तो फिर उनके खिलाफ भी इज्जत हतक का दावा भी किया जा सकता है, और पुलिस उल्टी कार्रवाई उनके खिलाफ भी कर सकती है जिसने की है। और वो कानून में हर चीज़ की बालादस्ती है, हर चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है कि वो उसकी कानूनी चाराजोई कर सकते हैं और उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं अगर गलत है तो, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गायबाना या बेनाम एफआईआर होती है, तो उस सिलसिले में पुलिस किस तरीके से जांच करती है और कैसे उनको गिरफ्तार करती है? ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है, और उसका तरीका ये है कि पुलिस को बहुत से इख्तियारात होते हैं, और पुलिस के इख्तियारात में शामिल है कि अगर किसी का नाम नहीं है तो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो होती हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस वो होती हैं कि जैसे कुछ कनेक्टेड चीज़ें होती हैं उससे, कि कुछ गवाहों ने ये बताया कि फ़लाँ फ़लाँ आदमी भी उस वक्त यहाँ पे मौजूद था, तो उसको वो तफ्तीश में ले सकती है पुलिस। उनके ज़रिए जो चीज़ निकलेगी उसको वो अपने डायरी में नोट करती जाएगी, जिसको चार्जशीट के लिए तैयारी की जाती है, और उसमें उन सब चीज़ों को लेकर के, उनके बयानात को लेकर के, और उस पर जब नतीजे पर पहुंचेगी और मालूम होता है कि सही मुल्ज़िम ये है, तो फिर वो कोर्ट से परमिशन लेकर के उनको अरेस्ट कर सकती है। कि क्योंकि एफआईआर में नहीं आ सके थे, जल्दी थी किसी वजह से, लेकिन उसके बाद में तफ्तीश में ये निकल के आया है और इस आदमी को हमने अरेस्ट किया था, उसने ये बयान दिया है, इकबालिया बयान दिया है जिसको कन्फेशन कहते हैं, उसकी बुनियाद पे वो फिर दूसरों को भी अरेस्ट कर सकती है और कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है। इन तमाम सवालों के बीच एक आखिरी सवाल कि एफआईआर चूँकि बहुत अहम रोल अदा करती है ज़िंदगी में और कानूनी एतबार से, तो इसके ताल्लुक़ से आवाम में बेदारी लाने के लिए क्या करना चाहिए और एनजीओज़ और तंजीमों को इस सिलसिले में क्या रोल अदा करना चाहिए? ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है और ज़रूरी है लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे। उसमें एनजीओज़ का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एनजीओज़ का तो ये वर्क है, समझदार लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तजर्बेकार लोग होते हैं, और आवाम को जब बताएंगे तो दे आर इन डायरेक्ट टच, तो वो उनको बता सकते हैं कि भाई आपके ये हुकूक हैं, आपको ये तरीका अवेलेबल है, कानूनी चारा जो ये है। और अगर ऐसा होता है कि कोई ऐसा ऑफेंस होता भी है तो एनजीओज़ के लोग जाके कोऑपरेट करते हैं थाने में, तो उस सूरत में वो जो फॉल्स एफआईआर या फॉल्स एक्शन की बात आती है वो नहीं होती है। लेकिन
एक अकेली कोई औरत है और उसके साथ ज़्यादती हो रही है तो वो कम से कम उसको सहारा मिल जाता है, एनजीओज़ को, वो जा सकती है और कानूनी चाराजोई में उसकी मदद कर सकती है, उसको हक दिला सकती है, इंसाफ दिला सकती है। तो वो एनजीओज़ का बहुत बड़ा रोल होता है, मैं समझता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कोई आदमी अकेला आज के निज़ाम में जो जिस तरह का माहौल आजकल आप देख रहे हैं चल रहा है, उसमें कोई अकेली औरत जिसका कोई पीछे बैकिंग ना हो, सहारा ना हो, उसका पुलिस से फाइट करना और गुंडों से फाइट करना बड़ा मुश्किल क्या बल्कि नामुमकिन सा लगता है। तो ऐसी सूरत में एनजीओज़ का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। साजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गुफ्तगू की। थैंक यू, कि आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि एक अच्छा मैसेज इंसाफ की लाई के लिए जाएगा तो इससे बहुत आवाम को, गरीबों को फ़ायदा पहुँचेगा और इसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू के तहत अभी आपने देखा हमारे रिपोर्टर की बातचीत माहिर क़ानून जनाब साजिद ख़ान एडवोकेट से, और जाना कि एफ़आईआर क्या है, एफ़आईआर की अहमियत क्या है, एफ़आईआर कब लॉन्च की जा सकती है और एफ़आईआर के बाद आपको किस तरह का तहफ़्फ़ुज़ आईने हिंद में मिल सकता है। नाज़रीन, एफ़आईआर से जुड़ी बहुत सारी मालूमात हमने अब तक हासिल की कि एफ़आईआर कब दर्ज की जा सकती है, एफ़आईआर दर्ज करने को लेकर कानून क्या कहता है, कानून की किताबों में क्या क्या लिखा है, हमारे हुकूक़ क्या हैं, हमने बहुत तफसील से जाना। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि कई मरतबा एफ़आईआर दर्ज कराते वक्त हमें कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कई मरतबा हमें मना कर दिया जाता है। लेकिन एक बड़े काम की बात यह है कि अगर कोई मना करता है हमें एफ़आईआर दर्ज करने से, तो हमारे पास एक हक़ ये है कि हम एफ़आईआर ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अभी भी नाज़रीन, हमारे जहनों में कई सारे सवालात एफ़आईआर को लेकर ज़रूर उभर रहे होंगे जिनका जवाब हमें चाहिए, और साथ ही साथ हमारे उन कानून के माहिर जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो जवाब देने के लिए बेताब हैं उन तालिब इल्मों का जिनके जहन में एफ़आईआर से जुड़े कई सारे सवालात हैं। आइए देखते हैं अपना अगला सेगमेंट, रूबरू। मेरा नाम शाहनवाज़ है और मैं जामिया से 4th ईयर में BA LLB कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर FIR दर्ज करने में पुलिस ने कोई कोताही बरती हो तो एक वकील अपने मुवक्किल का केस मजबूत करने के लिए कोर्ट में क्या दलीलें पेश कर सकता है? अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है आमतौर पे जो सामने आती है, लेकिन इसके लिए वो शख्स वकील उनका वो कोर्ट में जा सकता है और उसमें FIR कोर्ट के डायरेक्शंस में वो FIR दर्ज की जा सकती है। देखिए, इंसाफ हासिल करने के लिए एक ही दरवाज़ा है, अदलिया। और जब किसी को तकलीफ़ पहुंचती है अथॉरिटीज़ से, किसी भी डिपार्टमेंट से, पुलिस से, तो उसका वकील अपने मुवक्किल को लेकर कोर्ट में हाजिर हो जाए और पूरी सच्चाई कोर्ट के सामने रखे। कोर्ट डायरेक्शन देगी और उन्हें आपके FIR दर्ज करने के लिए वो बाउंड होंगे। मेरा नाम रेशमा हयात है और मैं BA LLB ऑनर्स 4th ईयर जामिया से हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या पत्रकारों की तरह वकीलों को भी पुलिस वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए? क्या इससे विक्टिम को फ़ायदा पहुँच सकता है? जहाँ तक ताल्लुकात का सवाल है तो ताल्लुकात तो एक सिस्टम के तहत आप रख सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं कि वकील साहिबान के और पुलिस वालों के कुछ ज़्यादा ही ताल्लुकात हो जाएं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और उसको जो प्रोसीजर है, अपनी इतनी जो ड्यूटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरे तरीके से उसको अपने फ़र्ज़ को निभाना चाहिए। और लेकिन जहाँ तक लीगल सिस्टम का ताल्लुक़ है, वो अपनी पुलिस वाले अपनी बात कह सकते हैं और वकील साहब जो अपने विक्टिम की बात कह सकते हैं। और अगर इसमें कोई बात होती है तो एक दूसरे से म्यूचुअल कोऑपरेशन भी किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा सकती है इसमें। देखिए, ताल्लुकात एक वकील का विजाइल होना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो विजाइल है, आगही उसके पास है, उसको पूरे केस की डिटेल्स मालूम है, तो क्योंकि उसके मुखालिफ में वो पुलिस अफसर है, उस पुलिस अफसर के टच में रहना एक वकील के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि कम से कम पुलिस ऑफिसर जैसे केस को इन्वेस्टिगेट करता है, इसी तरह एक वकील भी अपने मुवक्किल की केस की तफ्तीश करता है। तो उस तफ्तीश का एक हिस्सा वो पुलिस अफसर भी है। तो उस पुलिस अफसर के टच में रहना, और जैसे वकील साहब ने कहा, कुछ लिमिटेशंस के साथ रहना, एक बाउंड्री वॉल हो, उसको ना क्रॉस किया जाए और अपना काम करते रहे। और ताल्लुकात तो हमें सबसे ही अच्छे रखने चाहिए। मेरा नाम आकिब हुसैन है, मैं BA LLB ऑनर्स फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक वकील को कितना जज्बाती होना चाहिए? जब इंसान है तो जज्बात तो होंगे ही, जाहिर है, लेकिन जहाँ तक काम का ताल्लुक़ है, प्रोफेशनल वर्क का ताल्लुक़ है,
तो हमें सिर्फ लॉ पर और फैक्ट्स पर ही कंसंट्रेट करना चाहिए। और जो हमारी लॉ, बल्कि कई मर्तबा अपने जज्बात को हमें कंट्रोल करके हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा मेन कंसंट्रेशन जो है फैक्ट्स पर रहे, मेन कंसंट्रेशन हमारा लॉ पर रहे और मेन कंसंट्रेशन हमारा प्रोसीजर पर रहे। और लेकिन जहाँ तक जज्बात, इंसान के जज्बात होने के तारीख है कि ह्यूमन या मॉरल वैल्यूज़ हैं, तो हमें इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हमें इतने तो जज्बात रखना चाहिए कि कहीं ऐसा लगे कि हम किसी को जस्टिस पहुंचा सकते हैं, तो उसमें हमारे जज्बात, मैं समझता हूं, वो कारआमद हैं। और जहां तक ऐसे जज्बात हो जाएं जो प्रोसीजर को, लॉ को और फैक्ट को हानि पहुंचाते हों, तो हमें वहाँ पर कंट्रोल रखना चाहिए। वकालत में ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है, और वो जज्बात भी हम ऐसे करें कि इस्तेमाल हों कि वो हमारे क्लाइंट के फेवर में जाएं। एटलीस्ट उसको एहसास हो कि हम एक इंसान से बात कर रहे हैं, कि इंसान को अपनी प्रॉब्लम सुना रहे हैं। और दूसरी सवाल ये पुलिस से ताल्लुकात का। ताल्लुकात तो फिर लाजमी है क्योंकि हम लोग इंसान हैं, ताल्लुकात बनते हैं, मगर उसमें किसी तरह की हैंकी पैंकी नहीं होनी चाहिए कि हम उसको, अपने ताल्लुकात को मिसयूज़ करें किसी तरह से अपने क्लाइंट को फ़ायदा पहुँचाने के। तो नाज़रीन, रूबरू के तहत अभी आपने देखा कि किस तरह से कानून के तालिबे इल्मों के FIR के मौजू पर जवाब दे रहे थे माहिर कानून सीनियर एडवोकेट्स। नाज़रीन, FIR से मुतालिक बहुत सारी मालूमात अब तक हमने हासिल कर ली है कि इस सिलसिले में हमारे हुकूक क्या हैं, हम किस तरह से FIR दर्ज करा सकते हैं और FIR किन किन तरीक़े से दर्ज करा सकते हैं और FIR के सिलसिले में हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और उनसे नजात की सूरत क्या है। तो नाज़रीन, ये था इंसाफ का दरवाज़ा का हमारा आज का शुमारा, जिसमें हमने बात की FIR से जुड़े मुख्तलिफ क़वानीन की, जाना कि हमारा हक़ क्या है, ये भी जाना कि FIR कब दर्ज कराई जा सकती है, किस तरीक़े से दर्ज कराई जा सकती है। आइंदा शुमारे में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अतर को दे इजाज़त।